गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज फिर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, जो कि हर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस लिंक को कॉपी करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई, अपने बहनों के साथ, ताकि किसी का फायदा हो सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश और साइंस के से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो मिलने वाली है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इसमें हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? सोने की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: स्टेथोस्कोप, कैरेटोमीटर, स्पिगेनोमीटर या लक्स मीटर। तो आपको पहले उत्तर देना है। तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। चलो पढ़ते हैं। सोने की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं: स्टेथोस्कोप, कैरेटोमीटर, स्पिगेनोमीटर या लक्स मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैरेटोमीटर। जी हाँ, सोने की शुद्धता कैरेटोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। अब आप देख सकते हो स्टेथोस्कोप क्या करता है? हड्डी की ध्वनि सुनने के लिए जो आपके डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, हड्डी की ध्वनि सुनने के लिए। स्पिगेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, यानी जो भी आपकी बीपी होती है उसको मापने के लिए। लक्स मीटर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो आप इसको एक बार लर्न करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ये आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सिस्मोग्राफ, ये आपके यहाँ पर सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से किसका मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ से किसका मापन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: विद्युत धारा, ऊंचाई, भूकंप, प्रतिरोध। तो आपको एक बार ट्राई करना है। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ से किसका मापन किया जाता है? विद्युत धारा, ऊंचाई, भूकंप, प्रतिरोध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। जी हाँ, सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। तो देखते हैं, विद्युत धारा का मापन एमीटर में होता है, ऊंचाई का मापन है वो अल्टीमीटर नामक यंत्र से होता है, और प्रतिरोध का मापन है वो ओम मीटर नामक यंत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूफोर्ट स्केल से किसका मापन किया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं: दाब, परम ताप, हवा की गति, भूकंपीय तीव्रता। तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल से किसका मापन किया जाता है? दाब, परम ताप, हवा की गति, भूकंपीय तीव्रता।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा की गति। जी हाँ, बुइफोर्ट स्केल से हवा की गति का मापन किया जाता है। अब आप देख लो कि भूकंपीय तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से होता है। वायुमंडलीय दाब का मापन है वो बेरोग्राफ नामक यंत्र से होता है। और उच्च ताप हाई टेम्परेचर का मापन है वो पायरोमीटर नामक यंत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है ऑप्शन दिए हुए न्यूटन, वाट, जूल, डाइन। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। कार्य का मात्रक है न्यूटन, वाट, जूल, डाइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल। जी हाँ, कार्य का मात्रक जूल है। देख लेते हैं न्यूटन और डाइन, ये आपके बल का मात्रक है। वाट आपके शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर नामक यंत्र से किसका मापन किया जाता है? पायरोमीटर नामक यंत्र से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए उच्च ताप, घूर्णन की गति, वायु गति या विद्युत। तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। पायरोमीटर नामक यंत्र से किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए उच्च ताप, घूर्णन की गति, वायु गति या विद्युत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप। जी हाँ, पायरोमीटर नामक यंत्र से उच्च ताप हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। नेक्स्ट, वायु की गति एनीमोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। घूर्णन गति जाइरोस्कोप एंड विद्युत धारा एमीटर, ये आपके यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI पद्धति लागू की गई। भारत में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में। तो आपका टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। भारत में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में एंड 1947 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। जी हाँ, भारत में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI पद्धति 1957 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में यानी आकाश में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का क्या समान रहता है? गति, बल, वेग, त्वरण। एक बार फिर से, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान होता है गति, बल, वेग, त्वरण। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान होता है गति, बल, वेग, त्वरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। जी हाँ, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण
कहलाती है। अगर त्वरण का मान ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, तो उसको मंदन कहते हैं। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किस कारण से? वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी की गुरुत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या वर्षा जल की शांतता के कारण। तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी की गुरुत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या वर्षा जल की शांतता के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। जी हाँ, वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती है। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम, मिनिमम कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिनके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी द्रव का पृष्ठ है वो अपना क्षेत्रफल कम से कम रखना चाहता है, इसीलिए वर्षा की बूंद है वो गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। क्रांतिक ताप पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसका मान 0 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है, वेलोसिटी डबल कर दी जाए, तो क्या होगा? संवेग दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ए और से दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। पढ़ना स्टार्ट किया। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो संवेग दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ए और से दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और से दोनों सही है। जी हाँ, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलो देखते हैं संवेग का सूत्र क्या होता है। P बराबर mv। संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। अगर आप वेग दुगुना करोगे, अगर वेग दुगुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? m टू v, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2 आगे ले लो, mv बराबर 2p। ये आपका संवेग डबल हो गया। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 1/2 m, वेग दुगुना करना है तो 2v का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/2 m, 2 का स्क्वायर किया 4, और v स्क्वायर, ये 4 को आगे ले लिया तो 4 गुणा 1/2 mv स्क्वायर। तो ये आप देखो, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है और ये आपका 4 गुनी हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? किस में मापते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, मिलीग्राम, हॉर्स पावर, सेंटीग्रेड,
या डेसिबल। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, यानी ध्वनि की तीव्रता की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, मात्रक क्या है। पढ़ना स्टार्ट किया। मिलीग्राम, हॉर्स पावर, सेंटीग्रेड, डेसिबल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। जी हाँ, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। बाकी का ऑप्शन, हॉर्स पावर आपके शक्ति का मात्रक है, सेंटीग्रेड जिसको आप सेल्सियस भी बोलते हो ये तापमान का मात्रक है, और मिलीग्राम ये भार का मात्रक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। एक बार फिर से, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। तो आपका राइट आंसर एक बार आप ट्राई करो। टाइम स्टार्ट नाउ। समय खत्म होता है तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। जी हाँ, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। बाकी का ऑप्शन, सोनोमीटर क्या है, तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपन का अध्ययन करने के लिए सोनोमीटर का उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर परिपथ में, सर्किट में धारा की उपस्थिति, करंट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का उपकरण है। एक बार फिर से, सोनोमीटर तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपन का अध्ययन के लिए यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, और बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 12 घंटे। तो ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 12 घंटे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। जी हाँ, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, जिसकी हमारे पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है, तथा घूर्णन रोटेशन की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व के समांतर हो, ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। एक बार फिर से, भू स्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है, तथा घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व के समांतर हो, ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा। एक बार फिर से, क्यूसेक से क्या मापा जाता है,
जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई और जल की मात्रा। तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। क्यू से एक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल का बहाव। जी हाँ, क्यू से एक नामक यंत्र से जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया? यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? पढ़ना स्टार्ट किया। गैलीलियो, आइंस्टीन, कोपरनिकस या न्यूटन? एक बार फिर से, गुरुत्वाकर्षण नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो, आइंस्टीन, कोपरनिकस या न्यूटन? टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दिए हुए हैं, गैलीलियो, आइंस्टीन, कोपरनिकस, न्यूटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है, अभी अभी ये क्वेश्चन आया था। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 24,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर एंड 48,000 किलोमीटर। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 24,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर एंड 48,000 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर 36,000 किलोमीटर। जी हाँ, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से यानी धरातल से फ्लाइंग वेग का मान है कितना है? 2.4 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर, 2.38 किलोमीटर या 8.2 किलोमीटर? एक बार फिर से, पृथ्वी तल से फ्लाइंग वेग का मान है 2.4 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर, 2.38 किलोमीटर या 8.2 किलोमीटर? टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। पृथ्वी तल से फ्लाइंग वेग का मान है 2.4 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर, 2.38 किलोमीटर या 8.2 किलोमीटर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर। जी हाँ, पृथ्वी तल से फ्लाइंग वेग का मान 11.2 किलोमीटर है। देखते हैं फ्लाइंग वेग क्या है। फ्लाइंग वेग वे न्यूनतम वेग, वे मिनिमम वेग है जिसे किसी किसी वस्तु को देने पर, किसी पिंड को देने पर वे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर निकल सके और वापस लौटकर कभी न आए, उस न्यूनतम वेग को फ्लाइंग वेग कहते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी पिंड को फ्लाइंग वेग से फेंका जाए तो वो वापिस उस ग्रह पर कभी नहीं आएगा वापिस। जैसे पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी से अगर किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर वेग प्रति घंटा से फेंका जाए प्रति सेकंड, 11, ये आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा किलोमीटर पर 11 पॉइंट, ये आपका यहाँ सेकंड और है,
11.2 किलोमीटर सेकंड। यानी अगर किसी पृथ्वी से किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वो वापस कभी पृथ्वी पर नहीं लौट सकता। इसी तरह ये आपके चंद्रमा का देखें तो चंद्रमा का भी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का प्लाइन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। तो नेक्स्ट, तो आज के लिए बस यही आपके क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है समझ आया होगा। अगर समझ आया है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।